In a world like today, all parents out there want the best education for their children. Education is not only limited to going through a specified syllabus, but also about gaining knowledge. I am Manika Dikshit, a student of grade 11 from Sir Patappat Singhania Education Center. I did my 10th grade from one of the most renowned coachings of Kanpur, Scientific Approach. Scientific Approach is run by a group of preeminent teachers, the group being led by Rahul sir. These teachers are the ones who keep the aforementioned points in mind whenever they teach, making sure that their students achieve heights. The main aim of Scientific Approach is helping the children reach their full potential and make the best out of their lives. Rahul sir has helped me reach certainty about what I shall choose when it came to taking a stream in 11th. His guidance helped me change my opinion and outlook on many things and still doesn't fail to do so. It was just for a month that he taught me in the 9th grade, and I knew who I wanted my science teacher to be in order to excel the subject. Even today, the man has simple goals, and to reach them, he makes videos available on YouTube for anyone and everyone so that he can make sure that he's there for every child who needs his help. On the days when we used to go to the coaching, we used to put up hundreds of questions, and the teachers there made sure that our inquisitiveness was satiated. They still have their websites on various social media platforms to help the children in every way possible. So I thank the teachers, especially Rahul sir, for helping me making a path for my future. Thank you. पंखा बंद करिए। अच्छा जी।
Good evening, everyone. Good evening, प्रीति, सिमरन. कुछ टेक्निकल इश्यूज थी, इसीलिए 2-3 मिनट विलंब हो गया है. I hope everyone is okay and fine. Sweetie, Chaudhary, Deepika, Simran and Preeti. जरा मुझे याद दिलाइए आज हम लोग को क्या करना है. जहां तक मेरा ख्याल है वी हैव कंप्लीटेड ट्रांसलेशन, है ना. ट्रांसलेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था पिछली टर्न में. उसके बाद आज की टॉपिक जो हमारी होगी वो है फर्दर ट्रांसलेशन के बाद का पार्ट, जिसमें हम आई गेस इट मस्ट बी ओपेरॉन मॉडल, जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन, है ना. इज इट ओके टू एवरीवन? लास्ट टॉपिक में अगर कोई भी डाउट है किसी को तो फटाफट जरा पूछ लीजिए, जैसा कि मेरी आदत है अपने अकॉर्डिंगली कि अगर कोई डाउट है तो आप फटाफट पूछ के खत्म करिए. स्वीटी, दीपिका, सिमरन एंड प्रीति, इज देयर एनी डाउट इन प्रीवियस टॉपिक? ओके सिमरन, आई गॉट योर क्वेश्चन. देखिए, अनट्रांसलेटेड रीजन यूटीआर, देखिए सिंपल है. ये रीजन दोनों तरफ है, दोनों तरफ इन सेंस 5 प्राइम से पहले और 3 प्राइम के बाद भी. या समटाइम्स वी आल्सो सजेस्ट लाइक कि ये वो कंडीशन है, ये वो पोर्शन है जो किसी भी मैसेज को कैरी करता नहीं है, और मोस्टली ये ज्यादातर टर्मिनेटर पार्ट के बाद पाया जाता है. जो डायग्राम हमने दिखाया था आपको, है ना, ये प्रोमोटर है, ऑपरेटर है, और ये स्ट्रक्चरल है, और ये टर्मिनेटर है. तो टर्मिनेटर के बाद का जो भी पार्ट है वो यूटीआर कहलाता है. ठीक है. यूटीआर का मतलब हो गया अनट्रांसलेटेड रीजन, अनट्रांसलेटेड रीजन. और इसके पहले भी जो पार्ट है वो भी यूटीआर है. क्यों? क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज तो यहां बाइंड हो गया प्रोमोटर रीजन पे, और जब ये प्रोमोटर रीजन पे बाइंड करेगा एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज, तो इसका ट्रांसलेशन तो यहां से शुरू होगा ना. ध्यान में आ रहा है? तो नॉर्मल सी बात हो गई. अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर दोज सीक्वेंसेस एंड दोज पार्ट ऑफ आरएनए which never translates into its corresponding polypeptides. क्लियर? कभी कभी हम बच्चों को समझाने के लिए भी एक एग्जांपल देते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि एक जो भी एथलीट्स होते हैं वो जब जंप करते हैं तो पहले पीछे की तरफ वो बैकवर्ड थोड़ी, मतलब जस्ट फॉर फ्यू फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो बैकवर्ड लिफ्ट लेते हैं ताकि उनको एक स्टेमिना मिले. यहां एक जोक के फॉर्म में देखिए तो आप भैंस को देखेंगे पहले थोड़ी देर पीछे होता है तब फिर आगे फोर्स लगाता है. तो ऐसा माना जाता है बायोलॉजी में कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स आर दोज रीजन्स दैट प्रोवाइड एफिशिएंट पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस. मतलब जिसमें यूटीआर होगा उसमें एफिशिएंटली ट्रांसलेशन भी होगा. ठीक है. मतलब एक तरह का रेस्टिंग कंडीशन है जिसमें थोड़ी देर के लिए आराम करता है सेल. ऐसा है नहीं, सो डोंट टेक इट इन दैट वे. हाँ, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टॉप हो गया है ड्यू टू द टर्मिनेटर रीजन, तो ऑब्वियसली उस टर्मिनेटर के बाद जो भी सीक्वेंसेस होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है उसका, चूंकि ट्रांसलेशन होना ही नहीं है. तो इसलिए उसको एक अलग नाम दे दिया गया और साथ में यह भी बोला गया कि दीज आर दोज रीजन दैट प्रोवाइड एफिशिएंट प्रोटीन सिंथेसिस. ओके सिमरन, ओके फाइन. नेक्स्ट है कैपिंग एंड टेलिंग. आप में से कोई बता पाएगा व्हाट इज कैपिंग एंड टेलिंग? एनीवन? कैपिंग, टेलिंग.
कोई भी आप में से? सिमरन, ये सवाल वैसे किसका है? ये सवाल प्रीति का है, तो आई होप सिमरन, स्वीटी, दीपिका कैन आंसर। प्लीज ट्राई, कोशिश करिए। क्या हो सकता है ये? कैपिंग एंड टेलिंग, प्रयास करते रहना चाहिए। प्रयास करने वालों को ही सफलता मिलती है, ऐसा हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, तो आपने हमसे सुना, पहले भी सुना होगा। तो सिमरन, टेल मी समथिंग अबाउट द क्वेश्चन गिवन बाय प्रीति, बताइए। सिमरन बता सकती है, स्वीटी चौधरी आप भी कोशिश करके देखिए एक बार, दीपिका आप भी। व्हाट इज कैपिंग एंड टेलिंग? I am waiting for your response and I hope you must answer something productive, something positive. लो, this is not good. नहीं पता, चलिए फिर मुझे भी पता है, मैं ही बता दूं। अब इसको बताने के लिए मुझे फिर पीछे की टॉपिक बतानी पड़ेगी। Do you know what is HNRNA and why HNRNA produced instead of producing mRNA? क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कुछ प्रकाश डालिए। बताइए, व्हाट इज हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए? हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए, ये भी नहीं पता क्या? व्हाट इज HNRNA? कोशिश करके देखिए थोड़ा सा। दीपिका, सिमरन, स्वीटी चौधरी, no idea. This question as well you are not able to answer. HNRNA, what is HNRNA? Any one of you? No? Okay, no. खैर, मैं बताता हूं फिर। देखिए, HNRNA को हम लोग प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ यूकैरियोट, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ यूकैरियोट, ठीक है। कैपिंग और टेलिंग में हो क्या रहा है? देखिए, बेसिकली ये हमारा दोनों जो है, ये हो गया स्टेप्स ऑफ स्प्लाइसिंग, और स्प्लाइसिंग हो गया रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स विच इज स्प्लाइसिंग। अब ऐसा क्या है कि देयर इज भाई बन रहा है अगर लिविंग सिस्टम में दीपिका पूनिया मोर देन वन न्यूक्लियस, सिमरन एक से ज्यादा नहीं बेटा, दिस इज नॉट समथिंग। देखिए, ज्यादा वर्ड जहां पे होगा ना वहां पॉली यूज होगा। मोनो मतलब एक, मोनो न्यूक्लियर एक न्यूक्लियस, बाई न्यूक्लियर दो न्यूक्लियस, पॉली न्यूक्लियर बहुत न्यूक्लियस। यहां क्या है? हेट्रो न्यूक्लियर है ये। और हेट्रो न्यूक्लियर का मतलब हो गया, ये टर्म दिया गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। किसके कारण? तो ये है इंट्रॉन्स के प्रेजेंट के कारण,
मतलब इंट्रॉन्स ये नॉन फंक्शनल कोडॉन है जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करता है ना। ये हमने शायद आप लोग को पढ़ा दिया है जब हम ट्रिपलेट कोडॉन डिस्कस कर रहे थे। मतलब दोज कोडॉन्स विच अनेबल टू कोड फॉर एनी अमाइनो एसिड्स आर कॉल्ड टर्मिनल कोडॉन्स, आर कॉल्ड नॉनसेंस कोडॉन और कॉल्ड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। ये सभी वर्ड उसके लिए दिए गए। अब चूंकि ये हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में प्रेजेंट होता है और ये किसी काम का नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल जैसे किचन में हम सब्जी बनाते हैं, आप लोग, मेरा भी खाना बनाना मेरा बहुत मतलब आई एम वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग, आई लव टू कुक, है ना। तो जब हम खाना बनाते हैं तो वहां खाने में सिर्फ अच्छी चीजें थोड़ी होती हैं, खाने में बुरी चीजें भी होती हैं। आलू का छिलका, टमाटर का छिलका, प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, मतलब बेकार की चीजें भी हमें उससे निकालनी पड़ती हैं जो हमारे लिए उतना यूजफुल नहीं है। तो जब ट्रांसक्रिप्शन, जब ये बनता है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, तो उसमें कुछ काम बेकार की चीजें भी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं और इनका यूकैरियोटिक सेल से रिमूवल जरूरी है। ठीक है, इनका यूकैरियोटिक सेल से निकलना जरूरी है क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। और ये जब हम निकालते हैं तो उसको हम स्प्लाइसिंग कहते हैं। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लेकिन फिर दोबारा कर रहा हूं ताकि आपको ये टॉपिक दोनों में किसी एक बच्चे ने पूछा था अभी, आई होप इट वाज द क्वेश्चन बाय प्रीति। हाँ ठीक है, तो रिमूवल ऑफ नॉन फंक्शनल कोडॉन इज कॉल्ड स्प्लाइसिंग, जिसको नाम दिया गया स्प्लाइसिंग का। और ये स्प्लाइसिंग 2 डिफरेंट स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद एकम्प्लिश होता है, खत्म होता है। ठीक, मतलब स्प्लाइसिंग इज द बायोलॉजिकल फिनोमेना that is actually required and that is performed inside the cytoplasm to remove the introns, which is the non-functional codons, non-functional coding sequences, and it need to be removed for the functional messenger RNA. In short, अगर आप मैसेंजर आरएनए को बाहर करते हैं, सॉरी मतलब मैसेंजर आरएनए बनाते हैं, या हम लिख देते हैं आपको यहां HNRNA turns into mRNA by the process of splicing, और यहां हम आपको इंट्रॉन निकाल देते हैं। अब इस इंट्रॉन को निकालने के लिए 2 प्रोसेस हैं, 5' 3' एंड हो गया हमारा HNRNA का। इसमें इंट्रॉन एक्सॉन है ना, इंट्रॉन एक्सॉन, ठीक। I फॉर इंट्रॉन, E फॉर एक्सॉन। एक्सॉन क्या है? एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंसेस, जो काम की चीज है। इंट्रॉन्स आर द नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस। कैपिंग में जीपीपी की ज्वाइनिंग होती है। GPP is a large biomacromolecule guanosine pyrophosphate, GPP, जीप ट्रिपल पी भी कहते हैं कुछ लोग इसको, ठीक है। मतलब it will attach to the 5' end and this technique or this step is called capping। जैसे ही ये कैपिंग हुआ तो it push the exon towards the intron, मतलब जितने भी एक्सॉन्स हैं, ठीक, ये एक्सॉन, ये पुश करेगा इंट्रॉन की तरफ। कैसे? तो ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, कई सारे फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक फोर्स क्रिएट करेगा, एक बल्जिंग फोर्स लगाएगा इंट्रॉन्स के ऊपर, ठीक। नेक्स्ट है हमारा टेलिंग। टेलिंग इज अटैचमेंट ऑफ पॉली ए, पॉली एडिनाइलेशन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पॉली एडिनाइलेशन। मतलब एडेनिन के कई सारे रेसिड्यूज 3' एंड पे जुड़ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। अब हुआ क्या, जैसे आप अगर कभी ट्रेन में सफर कर रहे हो, लोकल ट्रेन में, ठीक, 4 लोग पहले से बैठे हैं और आपने बड़ी दया करी, एक को साइड में बिठा लिया कि ठीक है आप बैठ जाइए, तो धीरे धीरे क्या देखेंगे, इधर का व्यक्ति और इधर का व्यक्ति
आपके ऊपर इतना फोर्स लगाएगा कि आप बाहर की तरफ निकल आएंगे, ढकेला जाएंगे, बाहर आ जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट लग रहा है, अनइक्वल भी रह रहा है, जिसके कारण जो बीच का मॉलिक्यूल है, जो बीच के आप बैठे थे, वो धीरे धीरे आप निकलने लगे बाहर की तरफ, और अनफॉर्चुनेटली आपको वो सीट छोड़नी भी पड़ सकती है अगर आपके अंदर स्ट्रॉन्ग मतलब पावर अगर है तो बच जाएंगे, नहीं है तो छोड़ेंगे। वही हालत यहां हो रही है। कैपिंग और टेलिंग के कारण देयर इज अ ह्यूज प्रेशर फोर्स जो टूवर्ड्स द एक्सॉन लगता है। देखो ये लग रहा है, ये इस पे लगाएगा, ये इस पे लगाएगा। अब इसके कारण क्या हो रहा है, जितने भी एक्सॉन थे वो साथ में लगे रह रहे हैं, और जो हमारा इंट्रॉन था वो बाहर की तरफ निकल गया सर्कल बना के। ठीक है, और ये जो सर्कल बना, इसके कारण जो इंट्रॉन बाहर आया और बचा क्या आखिरी में सारे एक्सॉन्स आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। और जो ये आपस में जुड़े, यही फिर हमारा क्या बन गया, मैसेंजर आरएनए, और ये सारे के सारे इंट्रॉन्स इस सिस्टम से बाहर हो गए। तो नॉन फंक्शनल साइटोप्लाज्म में रह गया, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जो किसी काम का नहीं था, और हमारा एक्सॉन्स जो था वो आपस में जुड़ गया और वो मैसेंजर आरएनए का रूप ले लेगा। एंड सो दैट दिस प्रोसेस इज स्प्लाइसिंग वेयर एचएनआरएनए टर्न्स इनटू एमआरएनए by the removal of non-coding sequences, which is your introns. Is it clear to everyone? Especially Preeti, this was your question. Is it clear to everyone? अब कोई भी परेशानी किसी को? पक्का? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा आज? ओके प्रीति, वेरी गुड सिमरन। तो व्हाट वी विल डिस्कस टुडे? आज का टॉपिक क्या होगा हमारा? जरा फटाफट बताइए, टेक्स्ट करिए जल्दी से। हम लोगों को क्या पढ़ना था? तब तक मैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट यूज कर लूं। हाँ, थैंक यू दीपिका। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, रेगुलेशन ऑफ, आज का टॉपिक हमारा बिल्कुल फ्रेश गर्मा गर्म समोसे की तरह, कानपुर का साहब समोसा जो बहुत ही फेमस है। अब आपके यहाँ का मुझे नहीं पता, तो बिल्कुल उसी तरह फ्रेश गर्मा गर्म आज का टॉपिक, जीन रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन। रेगुलेशन of gene expression, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। अब देखिए है क्या, तो जब भी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब भी हम एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो जो चीज हमें समझनी है उसका यह मतलब है, इन शॉर्ट, whatever the biological process which is going on in the system, how much, why, and at what extent the process should carry on to produce a specific product that need to be synthesized. The most important part is ki why the things is going on and what time it should be done, or what product it need to be produced, that need to be regulated and expressed. सिंपल फंडा कि जो भी प्रोटीन, जो भी एक्सप्रेशन होना है, कितना होना है, कब होना है, कैसे होना है,
that all will be governed by the specific gene sequences that need to be governed and controlled by the some of the system which is called operon. Jacob and Monod were the two scientists who gave the concept of gene expression and regulation. कौन सा जीन कितना एक्सप्रेस हो रहा है, हम चार भाई बहन हैं, तो उन चारों भाई बहनों का जो मॉर्फोलॉजिकल और फिनोटाइपिक बिहेवियर है, नेचर है, वो बिल्कुल सिमिलर नहीं है और ना ही 80% सेम है. Why? Because that all depends upon the which gene is going to expressed in which one. हो सकता है मेरी शक्ल मेरी मम्मी की तरह है, मेरे भाई की शक्ल मेरी नानी की तरह दिख रही है, मेरी जो छोटी बहन है उसकी शक्ल मौसी की तरह दिख रही है. That all depends upon the which gene is going to express. No doubt every gene is common since we are siblings. सभी भाई बहन है, आधा मम्मी का आधा पापा का, लेकिन कौन सा एक्सप्रेशन में आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है, that will be controlled, that will be regulated and expressed at the particular time of interval that need to be understood. इस चीज को एक्सप्लेन किया इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलके कि भैया ये चीजें हैं that we have to understand the genes are regulated and expressed on the basis of what type of gene they carries and at which cost or at which time which gene need to be expressed. Got it? यही चीज हम एक्सप्रेशन में भी डिस्कस करेंगे कि जो जीन रेगुलेशन है, रेगुलेशन का मतलब ही वही पंखे वाला रेगुलेटर कि हमने पंखे को के रेगुलेटर से उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, उसकी स्पीड को घटा सकते हैं, साथ में हम उसको बंद भी कर सकते हैं, चालू भी कर सकते हैं. मतलब एक जीन जो मेरे में हो सकता है एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, वो हो सकता है मेरे बच्चे में, मेरे नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन एक्सप्रेशन में आ जाए. लाइक कि मेरी मम्मी की आंखें ब्लैक थी, पापा की भी ब्लैक है, मेरी ब्राउन है क्योंकि मेरी नानी की ब्राउन थी, लेकिन मेरे बच्चे का आंख ब्लैक हो गया. क्यों? क्योंकि जो जीन मेरे में एक्सप्रेशन में नहीं आया था वो मेरे बच्चे में एक्सप्रेस्ड हो रहा है, एंड दैट रिजेंबल्स वन ऑफ द फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक बिहेवियर ऑफ माय एक्सटर्नल और फॉरफादर और समवेयर. क्यों? क्योंकि हमारे में एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उसमें भी एक्सप्रेस नहीं होगा. ये चीज बहुत ही यूनिक है एंड दैट नीड टू अंडरस्टैंड. क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को भी? समझ में आ गया कि जीन का रेगुलेशन, जीन का एक्सप्रेशन इस बात पर निर्भर करता है कि यही वो पार्ट हो गया हमारे सिस्टम का, हमारे डीएनए का, जो कब एक्सप्रेस होगा, कितना एक्सप्रेस होगा और कितना रेगुलेट होगा, ये कोई नहीं बता सकता है. इसी को हम आज डिस्कस करेंगे. लिखिए, रेगुलेशन ऑफ जीन कैन बी, रेगुलेशन ऑफ जीन कैन बी, regulation of gene can be done at different level. Regulation of gene can be done at different level during biological phenomena, during following biological phenomena. या process gene regulation can be done during different biological phenomena, following phenomena. दैट देखिए, फर्स्ट में लिखेंगे एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. दूसरा पहला लिख लिया एट ट्रांसक्रिप्शनल लेवल. सेकेंड एट प्रोसेसिंग लेवल, एट प्रोसेसिंग लेवल, एट प्रोसेसिंग लेवल, एट प्रोसेसिंग लेवल ब्रैकेट में लिखेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन लेवल ब्रैकेट में लिखना था ये. फिर थर्ड लिखेंगे एट ट्रांसलेशनल लेवल, एट ट्रांसलेशनल, जहां ट्रांसलेशन होता है वहां भी एट ट्रांसलेशनल लेवल. एंड लास्ट वन में लिखेंगे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म.
ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब ये सभी वो चेक पॉइंट्स हैं जहां पे जीन को रेगुलेट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, स्टार्ट किया जा सकता है। ठीक है, एंड दैट ऑल एक्सप्रेशन जो हम लोग एक दूसरे में देख रहे हैं, भाई देखिए, वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बट वी कैन बी मतलब डिस्टिंग्विश अमंग द मिलियन और बिलियन नंबर ऑफ द पीपल। कि हमें अगर आप 1 करोड़ की भीड़ में देखेंगे तो यू विल इजीली रिकॉग्नाइज मी कि ये वही सर है जो हमें ऑनलाइन पढ़ाते हैं। इज इट वाई? वी आर द सेम, हम लोग सभी सेम है। कारण ऐसा भी नहीं है कि हमारे अंदर जो जीन है वो आप में नहीं है, जीन भी वही है, वही UACG। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, UCAG। क्या इसमें कोई बदलाव है कि इसमें U की जगह आप में कोई T आ गया हो? सिंपल है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। ये वही 4 कलाकार खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, जो हम सभी के सिस्टम में दौड़ रहे हैं। किसी में कुछ भी नया नहीं होगा, लेकिन सब में इसका एक्सप्रेशन अलग अलग है। जिस तरह सबके घर उसी ब्रिक के बने हैं, लेकिन हम और आप एक दूसरे के घर को इजीली पहचान लेते हैं, क्योंकि उनमें जो दीवालों का कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो उनमें घर के कलर्स होते हैं, जो उनमें गेट लगे होते हैं, उनमें जो बदलाव है उससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से उसमें घर बनाए गए हैं। इट मींस ये जो UCAG है वो किस तरह से अरेंज किया गया है, उस अरेंजमेंट के बेस पे जो हमारा जीन का एक्सप्रेशन है बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होता है, और उसी को हमें समझना होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नोट में लिखेंगे इट इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिना, नोट में लिखिएगा, फिर अभी एक और लिखाना है मुझे। इसमें कोई डाउट किसी को? प्लीज रिप्लाई, टेक्स्ट करिए। जो अभी एक्सप्लेन किया मैंने, इसमें किसी को कोई भी डाउट किसी भी तरह का? मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है रेगुलेशन ऑन एक्सप्रेशन का, ये आपको समझ में आ गया? नोट में लिखेंगे जीन एक्सप्रेशन इज अ बायोलॉजिकल फिनोमिना that plays vital role in all living organism in terms of how it is going to be expressed, how it is going to be expressed. डन? हेडिंग लिखिए अब, ओपेरॉन मॉडल। हेडिंग लिखिए ओपेरॉन, OPERON, ओपेरॉन मॉडल। ओपेरॉन मॉडल में लिखिए, जिसी को हम लोग लैक ओपेरॉन भी कहते हैं, ओपेरॉन मॉडल, ब्रैकेट में लैक ओपेरॉन लिखेंगे। इसके बारे में लिखिए, इट was given by F. Jacob, JACOB. It was given by F. Jacob, JACOB, F. Frederick Francis Jacob है शायद, F. Jacob and
एंड जे जैक्विमोनॉड, MONOD, या मोनाड भी कुछ बुक में लिखा है इनका नाम, थोड़ा सा डाउट है इनके नाम में। मोनॉड, MONOD भी मिलेगा, कहीं कहीं MONAD मिलेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैकब एंड मोनॉड, फुल स्टॉप। अब इसमें है क्या, जरा ये समझिए। यहां जो हमारा लैक है, ये लैक रिप्रेजेंट करता है लैक्टोज को, एंड लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना है। ग्लूकोज और लैक्टोज के, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के मिलने से बना है। अब ये है क्या, दिस इज अ पॉलीसैकेराइड, डाइसैकेराइड भी कह रहे हैं इसको हम, शुगर मॉलिक्यूल है। जब भी ये साइटोप्लाज्म में होगा, ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन कहलाता है ना। जो ओपेरॉन मॉडल है, ये एक इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, जिसमें अलग अलग यूनिट्स हैं ओपेरॉन मॉडल के, जिसे हमें समझना है। ठीक है, लिखिए, इट इज एन इंड्यूसिबल ओपेरॉन, it is an inducible operon, it is an inducible operon, full stop, in polycistronic RNA, in polycistronic RNA, in polycistronic RNA, regulation of gene, in polycistronic RNA, regulation of gene is performed by four different genes, ऑब्लिक कंपोनेंट्स। पहला रेगुलेटर जीन, जिसको हम आई जीन कह रहे हैं। दूसरा लिख लेंगे ऑपरेटर जीन। तीसरा लिखेंगे प्रोमोटर जीन, और फोर्थ वन इज स्ट्रक्चरल जीन, जिसके 3 कंपोनेंट है, ZYA जीन। लिखिए, कॉपी करिए। कॉपी करिए, तो तक हम इधर कुछ लिख दें, डायग्राम बनाएं, फिर आपको एक्सप्लेन करेंगे अभी। कॉपी करिए। लिख लिया। अब यहां जो आई है, इसका मतलब होता है इंड्यूसर। ये इंड्यूसर एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। रिप्रेसर प्रोटीन मतलब इसने एक मैसेंजर आरएनए बनाया, ठीक, जो एक रिप्रेसर, ये लिखिए जरा, इसको भी ड्रॉ कर ही लीजिए, समझने में आसानी हो जाएगी। ये
जब इस पे बाइंड कर जाएगा जाके, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, प्रोसेस इज ऑफ। मतलब ये जो मैसेंजर आरएनए बनाना था इसको, ये नहीं बनेगा। ये भी हमारा एमआरएनए हो गया फॉर रिप्रेसर प्रोटीन। अब जरा देखिए और समझिए ध्यान से, यहां पे इंड्यूसर, प्रोमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल, ये भी मैं लिख ही दूं ताकि किसी भी तरह की समस्या ना हो आपके लिए। आई एक इंड्यूसर है जो एक रिप्रेसर प्रोटीन बना रहा है, मतलब एक प्रोटीन मॉलिक्यूल जिसके लिए मैसेंजर आरएनए को डेवलप कर रहा है, एंड देन दिस मैसेंजर आरएनए इज गोइंग टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल, एंड दिस प्रोटीन विल बाइंड विद द ऑपरेटर रीजन। जैसे ही ऑपरेटर पे बाइंड अप करेगा, व्हाट विल इट डू? इट विल स्विच ऑफ द प्रोसेस। जो स्ट्रक्चरल जीन काम करने वाला था, जो एक्सप्रेस होने वाली थी चीजें, उसका एक्सप्रेशन क्या हो गया? रुक गया। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? आप लोग थोड़ा बेटा जवाब दीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या कह रहे हैं? डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइए, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइए, दिख नहीं रहा है। अच्छा, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत जल्दी बता दिया आपने सिमरन। लीजिए, दोबारा बना देंगे, आप लोगों के लिए तो हैं हम यहाँ, और आप लोग खुश नहीं होंगे फिर हमारा कैसे काम चलेगा। ये हो गया आई, ये हो गया पी, ये हो गया ओ, ये हो गया जेड, वाई, ए। अब दिख रहा है सबको? क्लियर? आई होप नाउ इट इज विजिबल, है ना? कोई बात नहीं। सिमरन, आर यू हैप्पी नाउ? स्माइलिंग फेस। चलिए, अब देखिए क्या है ये एक इंड्यूसर है। क्या है? जो प्रोटीन बनाता है, जिसको हम रिप्रेसर कहते हैं। ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है। ठीक है, जब ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड कर जाएगा ऑपरेटर से, ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, रिप्रेसर बाइंड्स ऑन ऑपरेटर and the process gets off। अब दिख रहा है सब लोगों को? हाँ, कोई बात नहीं बेटा, रिपीट कर रहा हूं प्रीति, डोंट वरी, ऑलमोस्ट रिपीटेड एवरीथिंग। अब देख रहे होंगे मेरी हालत, पसीना, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है। प्रीति, इज इट क्लियर नाउ? ये दिख रहा है ना? क्या हुआ? इंड्यूसर ने प्रोटीन बनाया जो एक रिप्रेसर प्रोटीन है। ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके बाइंड हो गया ऑपरेटर पे, एंड व्हाट हैपेंड? द प्रोसेस इज स्विच ऑफ। अब स्विच ऑफ क्या है? तो स्विच ऑफ ये है
कि जो ZYA जीन था हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ये अब कोई भी काम नहीं करेगा, ये कोई भी मैसेंजर आरएनए नहीं बनाएगा जिसका एक्सप्रेशन होना था। ठीक है, क्लियर? मतलब जो एक्सप्रेशन होना था अब वो एक्सप्रेशन नहीं होगा। आई होप इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्रीति वेरी गुड, थैंक यू। सिमरन वेरी गुड। स्वीटी चौधरी कहां चली गई? दीपिका आर यू ओके नाउ? इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो ये समझ में आ गया। मतलब ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है, ये अब किसी भी तरह का एक्सप्रेशन नहीं करेगा जब रिप्रेशर प्रोटीन ऑपरेटर पे जाके बाइंड कर जाएगा। बहुत बढ़िया, बाइंड कर गया, प्रोसेस ऑफ हो गया, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है। अगर आपके पास बुक है तो यू कैन सी, वॉच द बुक। हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, जैसा कि मैंने यहां लिखा है अभी कहीं, अच्छा नहीं लिखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे, और ये कब होगा? जब साइटोप्लाज्म में लैक्टोज नहीं होगा। लिख लीजिए यहीं पे, यहां लिख लीजिए इस वाले पार्ट पे, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। हाँ बिल्कुल बन जाएगा, नहीं अभी अभी हम बता रहे हैं बेटा, डोंट वरी सिमरन। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, ठीक, ये लिख लिया, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब समझिए, अब जैसे ही साइटोप्लाज्म में लैक्टोज आया, लैक्टोज आया मतलब साइटोप्लाज्म में लैक्टोज का अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन एक नॉर्मल अमाउंट से ज्यादा हो गया। जैसे ही ज्यादा होगा तो ये लैक्टोज मॉलिक्यूल रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा। ठीक, कहां बाइंड होगा? रिप्रेसर से। और जब ये रिप्रेसर से बाइंड हो जाएगा तो जो हमारा ऑपरेटर का जो पार्ट है ये फ्री हो गया, वहां कोई भी अटैचमेंट नहीं है। इन दैट केस RNA polymerase will bind with the promoter part and the structural gene will start to produce corresponding mRNA to produce the specific enzyme meant for gene expression. Z code for beta galactosidase, Y code for permease and A code for trans-acetylase. बात समझ में आ गई? लैक्टोज ने इसको पकड़ लिया कि भैया अब तुमको हम आगे जाने नहीं देंगे, तो ये जो रेलवे क्रॉसिंग तुमने बंद कर रखी है अब ये बंद नहीं करने देंगे हम। और जब रेलवे क्रॉसिंग बंद है नहीं तो जो गाड़ी है वो इजीली पास हो सकती है और प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। RNA पॉलीमरेज यहां जुड़ेगा और इस प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा एंड फर्दर जो स्ट्रक्चरल जीन है वो उस पर्टिकुलर प्रोटीन को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Is it clear now? Simran, is it clear now? Preeti, Deepika, is it clear now to everyone? Are you listening? My hissing sound? Is it clear to everyone? I hope you must getting me. सिमरन, प्रीति, रिस्पॉन्ड करो बेटा। यू आर टेकिंग टू लेट, मतलब यू आर टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम। सिमरन क्लियर, दीपिका क्लियर, प्रीति क्लियर, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया। तो अब इसी लाइन को लिखिए इधर,
इसी लाइन को लिखिए, डायग्राम बना सकते हैं ना, तो एनसीईआरटी देख के बना लीजिएगा। लिखेंगे इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, लिखिए ध्यान से, केयरफुली ध्यान देके सुनिए और लिखिए। इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, repressor protein will, in absence of lactose, repressor protein will binds with operator, binds with operator and switch off the process, and switch off the process। अब ये स्विच ऑफ कैसे हो गया? तो स्विच ऑफ इसीलिए हुआ, लिखाता हूं मैं, लिखिए स्विच ऑफ द प्रोसेस, एक्सप्लेन तो कर ही चुका हूं। स्विच ऑफ द प्रोसेस, फुल स्टॉप, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज अनेबल टू बाइंड, बिकॉज आरएनए पॉलीमरेज अनेबल टू बाइंड ऑन प्रोमोटर रीजन, RNA polymerase unable to bind on promoter region to start the process of gene expression। To start the process of gene expression। I hope it is clear now। अब नेक्स्ट हेडिंग में लिखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। नेक्स्ट हेडिंग है इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। देखिए अब लैक्टोज क्या है यहां पे? लैक्टोज यहां पे एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है कि जैसे ही ये साइटोप्लाज्म में आया, दैट लैक्टोज विल ब्लॉक द रिप्रेसर प्रोटीन। मतलब इसको चाय पे लेके चला जाएगा कि चलो भैया चाय पी के आते हैं, और जब ये यहां पे बाइंड हो ही नहीं पाएगा तो हमारा रिप्रेसर की जगह अब यहां पे कौन आएगा प्रोमोटर पे? आरएनए पॉलीमरेज। और जब आरएनए पॉलीमरेज यहां जुड़ जाएगा, इसके जुड़ने से ये जो ZYA जीन है वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए को फॉर्म करेगा, प्रोड्यूस करेगा, एंड फर्दर द एक्सप्रेशन विल बी डन। देखिए अब इसी में प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, presence of lactose binds with repressor protein, binds with repressor protein and gene expression will, and gene expression will, gene expression will switch on, gene expression will switch on, that is this allows, binding of RNA polymerase, binding of RNA polymerase, मैंने इसी में बना दिया है, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑन प्रोमोटर रीजन, बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज ऑन प्रोमोटर रीजन, which will start the expression of
ZYA जीन, स्टार्ट द एक्सप्रेशन ऑफ ZYA जीन। अब यहां नीचे लिख लीजिएगा Z जीन एक्सप्रेशन ऑफ ZYA जीन। ये कॉपी कर लीजिए, एक्सप्रेशन ऑफ ZYA जीन वेयर Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, Y जीन कोड फॉर परमिएज, A जीन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज। कॉपी करिए देख के बोर्ड पर से, एक्सक्यूज मी, सॉरी, कॉपी करिए बोर्ड से। मतलब जो काम इस जीन का था, ZYA जीन का, ये ZYA जीन विल प्रोड्यूसेस कॉरस्पॉन्डिंग मैसेंजर आरएनए, जिसके ऊपर इन तीनों इंजाइम्स के लिए वो सारे सीक्वेंसेस होंगे, बिकॉज इंजाइम्स आर प्रोटीनियस, मतलब इन प्रोटीन्स को कैसे बनना है उस मैसेंजर आरएनए पे वो सारे सीक्वेंसेस अवेलेबल होंगे। एंड देन इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज इंजाइम, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल, द प्रोसेस विल इनिशिएट द एक्सप्रेशन ऑफ ZYA जीन। कॉपी करिए। कॉपी करिए एंड जस्ट टेक्स्ट, इज इट क्लियर टू एवरीवन? कॉपी करिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? वेरी गुड प्रीति, दीपिका, सिमरन। तो ये समझ में आ गया सबको? मतलब जीन एक्सप्रेशन में जो हमारा लैक्टोज है वो एक इंड्यूसर है ना, जो रिप्रेसर प्रोटीन को बाइंड करता है, और इसको बाइंड करने के कारण जो हमारा प्रोसेस है वो उसको इनिशिएट कर देता है। लैक ऑफ पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो प्रोमोटर पे जुड़ जाता है, और उसके जुड़ने से जो स्ट्रक्चरल जीन है, जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, वो इजीली अपना एक्सप्रेशन दे पाता है और कंप्लीट कर पाता है। इज इट क्लियर? ओके फाइन। लिखिए फिर इसी में ट्रांसक्रिप्शन विल बी इनिशिएटेड। यहां याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आया है एक बार ये क्वेश्चन। ट्रांसक्रिप्शन विल बी इनिशिएटेड इन प्रेजेंस ऑफ, ट्रांसक्रिप्शन विल बी इनिशिएटेड इन प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, फुल स्टॉप। Transcription will be initiated in presence of lactose in lactoperon. Next point. In absence of lactose, repressor will be responsible. In absence of lactose, in absence of lactose, in absence of lactose, in absence of lactose, repressor will be responsible for switch off the process of transcription. Switch off the process of transcription.
नोटेड। अब नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ये है क्या, पहले तो मैं लिख दूं बोर्ड पे आपके काम की चीज। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, HGP। अब ये क्या है, तो यहां लिख लीजिए, इनिशिएटेड इन 1990 and initiated in 1990 and completed in 2003। अब हुआ क्या इसमें, इस प्रोजेक्ट का जो मोटिव था हमारा वो ये था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई द जीन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या ह्यूमन इंडिविजुअल। मोटिव ये कि अगर हम अपने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट जितने भी जीन्स हैं उनके बारे में अगर हम जान लेंगे तो इट विल बी वेरी इजी टू डायग्नोज द डिजीज, जेनेटिक डिजीज। It is very easy to experiment the medicines and some of the new biomolecule on the living system. Clear? अब ये एक मेगा प्रोजेक्ट था जो 1990 में शुरू किया गया। इसमें कई सारे कंट्रीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा। NIH, which is your National Institute of Health and Science, अमेरिकन कंपनी थी। उसके बाद जापान का भी इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट योगदान रहा। US डिपार्टमेंट ने इसमें अच्छा योगदान दिया। वेलकम ट्रस्ट, इनके बारे में आता है कई बार कि कौन सा ट्रस्ट जो था वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को फंडिंग करा था, किसने, कहां से फंड आई थी उसकी। मतलब इन शॉर्ट हमारा काम सिर्फ ये कि हमें पता होना चाहिए, और इसी प्रोजेक्ट के कारण आज के डेट में हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में लगभग 25,000 जीन्स हैं। और हमें यह भी पता है कि जो हमारा किसी भी ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ जो बेस पेयर्स हैं वो कितने, एंड दैट बेस पेयर्स आर, आई होप इट इज 2.4 बिलियन, है ना। मतलब हमें बेस पेयर भी पता है, जो USCG की बात करी हमने अभी पीछे। तो इसका मतलब तो ये हो ही गया ना कि हम अपने बारे में अब सब कुछ जान रहे हैं। हमारे पास 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम में करीब 25,000 जीन, 25,000 जीन में इतने सारे बेस पेयर्स। तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कारण बहुत सारी रिवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई ह्यूमन बीइंग के सिस्टम में, साइंटिफिक वर्ल्ड में। आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का डेवलपमेंट हुआ, जीन सीक्वेंसेस का डेवलपमेंट हुआ, PCR बना हमारा। मतलब ये प्रोजेक्ट कई सारी नई नई चीजों को, बायो इन्फॉर्मेटिक्स का डेवलपमेंट इसी के कारण हुआ। कोई नहीं जानता था इससे पहले, 2003 से पहले इन सब ब्रांचेस के बारे में, इनके बारे में कि आखिरकार इसका क्या यूज है, इसका क्या एडवांटेज है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट किसी को भी? क्लियर करिए, फिर मैं लिखवाऊं इसके बारे में कुछ टॉपिक तो आज हो ही जाए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक समरी जो जिस्ट बताई मैंने आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। लिखिए पहला पॉइंट, इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट, इट वॉज अ मेगा प्रोजेक्ट meant for, it was a mega project meant for
knowing each and every gene, meant for knowing each and every gene and base pairs of a human genome. Base pairs of human genome. मतलब मोटिव एक ही था, हमारा ध्येय सिर्फ एक कि हमें अपने बारे में सारे क्रोमोसोम, सारे जीन, सारे नाइट्रोजनस बेस पेयर्स का पता होना चाहिए। और अगर ये हमें पता है तो इसका मतलब कई सारी चीजें जो मॉडर्न एडवांस बायोटेक्नोलॉजी है, एडवांस बायो और लाइफ साइंसेज का जो फील्ड है, उसमें हर जगह अलग अलग रूप में इसके बेनिफिट्स को हम लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे it is closely associated with development of new biological science. It is closely associated with modern biological science डैश देके बायोइन्फॉर्मेटिक्स। क्लोजली एसोसिएटेड विद बायोइन्फॉर्मेटिक्स। This program was coordinated. This program was coordinated by US Department of Energy. This program was coordinated by US Department of Energy and National Institute of Health नेक्स्ट पॉइंट, वेलकम ट्रस्ट। एक ट्रस्ट था जो वेलकम ट्रस्ट है, ये आता है, कई बार आया भी है। वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके, वेलकम ट्रस्ट ऑफ यूके was most important partner in this project. Most important partner हेडिंग लिखेंगे गोल ऑफ एचजीपी। गोल ऑफ एचजीपी, गोल ये आता है बोर्ड एग्जाम में, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। गोल और सैलिएंट फीचर्स, ये दो चीजें बोर्ड में आती हैं, है ना। गोल ऑफ एचजीपी में लिखेंगे पहला गोल क्या हो सकता है, नाम में ही है आंसर, टू नो या टू आइडेंटिफाई द जीन सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन, टू नो एंड आइडेंटिफाई द जीन सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन which was approximately to know and identify gene sequence of human that was approximately 20-25,000 जीन, मतलब 20,000 से लेके 25,000 जीन तक, एंड 20 से 25,000 जीन एंड 3 बिलियन बेस पेयर्स, बीपी।
3BLNBP, 3 बिलियन बेस पेयर। नेक्स्ट गोल था हमारा, भाई अगर सब कुछ पता चल गया तो उसको कहीं ना कहीं तो हम स्टोर करेंगे ना, है ना। और उसी स्टोरेज के लिए एक नया ब्रांच आ गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना। तो लिखेंगे थर्ड, मतलब नेक्स्ट जो गोल है हमारा, टू स्टोर ऑल डेटाबेस इंफॉर्मेशन, टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन, टू स्टोर ऑल इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस, to store all information in database, store all information in database। फिर नेक्स्ट लिखेंगे to improve modern tool and techniques, to improve modern tool and techniques। देखिए जैसे अगर हम आपको कोई काम देंगे, जो प्रोजेक्ट वर्क देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रोजेक्ट वर्क के दरमियान जब आप कोई काम करेंगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि अब आप कुछ ना कुछ अपने इनोवेटिव ब्रेन को यूज करके कुछ ना कुछ नई चीजें आप डेवलप भी करेंगे। और जो डिस्कवरीज हैं, जो इनोवेशंस हैं, वो इसी तरह से होती हैं कि आपको एक मोटिव दिया गया, आपको एक काम दिया कि बेटा आपको ये काम करना है, और उस काम के क्रम में भाई हमारा दिमाग तो अपने ढंग से चलेगा, मैं अपने ढंग से सोचूंगा। हर बच्चे को वो काम अलग अलग ढंग से इसीलिए क्लास 12th में देना सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है, ताकि बच्चा अपनी मर्जी से कुछ करे, कुछ इनोवेटिव करे। और उस काम को जब हर बच्चा अलग अलग ढंग से करता है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटीज कि कुछ ना कुछ नया होगा। एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं और 50 बच्चों को हमने कहा कि बेटा डीएनए के बारे में अच्छे से पढ़ के आइएगा, उसके बारे में जान के आइएगा, तो 50 बच्चा 80% तो वही चीजें बताएगा जो एक बच्चा बता रहा है, जो 100 बच्चा बता रहा है। लेकिन 20% चीजें हर बच्चे की अलग अलग होंगी, क्योंकि उसका जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जो क्वालिटी होगी वो उनके ब्रेन के लेवल के ऊपर डिपेंड करती है, उसने कहां से वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, इकट्ठी करी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दैट्स व्हाई टू इंप्रूव द टूल्स एंड टेक्निक फॉर, टू इंप्रूव टूल्स एंड टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा DATA, डेटा एनालिसिस, ANALYSIS, एनालिसिस, टूल्स एंड टेक्निक फॉर डेटा एनालिसिस। फिर नेक्स्ट है टू ट्रांसफर एंड शेयर द डेटा, टू ट्रांसफर एंड शेयर द डेटा to transfer and share the data and technology to different sector, and technology to different sector for mankind या for human welfare, for mankind oblique for human welfare। क्लियर? इसमें कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी क्वेरीज, एनी डाउट टू एनीवन? प्लीज डू लेट मी नो। एनीवन? कोई डाउट हो तो पूछिए। दीपिका, सिमरन, प्रीति, कोई परेशानी? सिमरन क्लियर, प्रीति क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल ऑफ एचजीपी। फिर लिखेंगे हेडिंग नेक्स्ट हमारा, सैलिएंट फीचर ऑफ एचजीपी। सैलिएंट, SALIENT, सैलिएंट फीचर, साइलेंट पढ़ते हैं इसको लेकिन दैट इज नॉट समथिंग ऑफ दैट।
salient feature of human genome, salient feature of human genome. अब जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीशन हुआ तो बहुत सारी नई नई चीजें ये पता चली हमें, अलग अलग क्रोमोसोम्स में कितने जीन हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग था। हर जीन में हर क्रोमोसोम्स में कितने जीन हैं, अलग अलग जीन किस किस काम के लिए जिम्मेदार है। एज फॉर एग्जांपल जो हमारा कलर ऑफ आई है वो 4th क्रोमोसोम के 25वें पोजीशन पे जो जीन है उसको कंट्रोल करता है। तो इस तरह से इट वाज जस्ट एन एग्जांपल, ओके, कि मतलब वी नो विच जीन ऑफ विच क्रोमोसोम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर कैरेक्टर ऑफ इंडिविजुअल। तो कितना इंटरेस्टिंग हो गया, आप समझिए कि आज के डेट में हमें ये सब कुछ पता है कि हमारा फला क्रोमोसोम का फला जो जीन है वो फला काम करता है। मतलब कितना हम मॉडर्न हो गए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी किस हद तक चली गई है, यू पीपल कैन इमेजिन इट। वी नो ईच एंड एवरीथिंग ऑफ आवर जीन एंड हाउ ऑल दैट जीन इज गोइंग टू परफॉर्म अ सर्टेन फंक्शंस। मतलब हमारे में और आप में या किसी भी इंडिविजुअल्स में हमें अब सब कुछ पता चल गया है। एंड दिस विल कम्स इनटू द सैलेंट फीचर ऑफ द ह्यूमन जीनोम। लिखेंगे एवरेज जीन ऑफ ह्यूमन जीनोम, लिखेंगे एवरेज जीन ऑफ ह्यूमन जीनोम कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस, मतलब 3 KB हम कह सकते हैं, किलो बेस। 3000 बेसेस मतलब लगभग जितने भी जीन्स हैं, है ना, तो उनका एवरेज कैलकुलेट किया गया कि हर जीन में कितने नाइट्रोजनस बेस हैं, कितने बेस पेयर्स हैं। तो ये देखा गया कि एवरेज जो हमारा जो जीन का जो बेस पेयर्स है वो लगभग 3000 के आसपास है। लेकिन जो लार्जेस्ट जीन नोन है, ठीक है, लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, लार्जेस्ट जीन नोन नेम्ड डिस्ट्रोफिन, नाम दिया साइंटिस्ट ने उसको, उस जीन का नाम दिया डिस्ट्रोफिन, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ जीन्स हैं, इसलिए उसको अलग से नाम दे दिया गया। डिस्ट्रोफिन हैज 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। मतलब 3000 जीन एवरेज है, लेकिन जो सबसे बड़ा जीन है हमारी बॉडी में, हमारे क्रोमोसोम्स में, जिसका नाम है डिस्ट्रोफिन, ये आया है एक बार किसी एग्जाम में, मुझे एग्जैक्ट अभी तो याद नहीं है, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट, आप इसको मार्क कर सकते हैं। 2.4 मिलियन बेसेस, ठीक है, डन। नेक्स्ट लिखेंगे ऑलमोस्ट 99.9%, almost 99.9% of all nucleotide, 99.9% of all nucleotides are similar in human being, in all human being. Obviously सेम होगा, बदल गया मतलब म्यूटेशन हो गया। भाई हम इंसान हैं तो ऑब्वियसली जितने भी इंसान होंगे सबके पास वही बेस पेयर्स होंगे, सभी के पास वही सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे, लेकिन बड़ा ही यूनिक ट्रेट है। नेक्स्ट पॉइंट, लेस देन 2% of gene, less than 2% of जीनोम, लिख लीजिए जीन की जगह, less than 2% of genome code for
COD कोड्स फॉर प्रोटीन। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारा ब्रेन जो है उसका हम सिर्फ 5 से 8% तक यूज करते हैं, इतना बड़ा ब्रेन, और हम कह रहे हैं कि हम जितना ब्रेन है उसका सिर्फ 5 से 7-8% हम यूज कर पा रहे हैं। तो उसी तरह जितने भी जीनोम्स हैं 3 बिलियन बेस पेयर, उसका 2%, तो रेस्ट जितने सब क्या हो गए, सप्रेस्ड हो गए, वो एक्सप्रेशन नहीं कर रहा है। ठीक है, लिख लिया कोड फॉर प्रोटीन। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे क्रोमोसोम नंबर 1 जो हमारा है फर्स्ट ह्यूमन बॉडी का, क्रोमोसोम नंबर 1 हैज मोस्ट जीन 2968। ये सब एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, और ये सब इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। मोस्ट जीन मतलब सबसे ज्यादा जीन किस क्रोमोसोम में, हमारा क्रोमोसोम नंबर 1 में, और इसकी वैल्यू कितनी है 2968। जबकि while Y chromosome has least number of gene डैश देखिए 231 मतलब सबसे कम जीन जो है वो मेल के पास है वाई क्रोमोसोम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड about 1.4 million location of base pair changes with single nucleotide, in DNA, जिसको हम ब्रैकेट में कहते हैं SNP, SNPs, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, SNP ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट में सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप ये समझिए कि 1.4 मिलियन बेस पेयर इतने ऐसे हैं जहां एक ही बेस पेयर का चेंज है, सारे के सारे वैसे ही हैं, सेम है ऑल जीनोम में, ह्यूमन जीनोम में। तो दिस इज व्हाट द डाइवर्सिटी वी हैव, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? इसमें कोई डाउट किसी को? चलिए एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। हेडिंग लिख लीजिए इसके बाद डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बाद हेडिंग लिख लीजिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बड़ा ही यूनिक प्रोसेस है। बच्चे समझते हैं कि इसमें फिंगर की प्रिंट ली जाती। आप में से कितनों को पता है इसके बारे में कुछ भी थोड़ा बहुत? कोई बताएगा आप में से? हु इज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग?
या हु इज द फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? दो क्वेश्चन हो गया। मतलब पूरे वर्ल्ड में किसने इसको इन्वेंट किया और इंडिया में किसने इसको इनिशिएट किया। फर्क है दोनों में। डिस्कवरी किसने करी और अपने देश में इसको किसने बढ़ावा दिया। दो क्वेश्चन यहां से आता है। हु इज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड हु इज द इंडियन फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? एनी वन ऑफ यू? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। आज योग दिवस है। आप सभी को योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। योग रखे निरोग, स्वस्थ रहें, सबको स्वस्थ रहने की सलाह दें। योग जरूर करें। बीइंग अ बायोलॉजिस्ट वी शुड नो कि योग करने से हमारे बॉडी की जितनी भी वेसल्स हैं, जो बॉडी का जो हमारा नोडल पॉइंट है, वो हाईली एक्टिवेटेड रहता है। बायोलॉजिकली भी पीपल बिकम मोर फिट इफ यू आर हैविंग रेगुलर एक्सरसाइज। जो योग करेगा वो निरोग रहेगा। तो याद रखना है, हमारे देश हमारा जो ये योग दिवस है पूरे विश्व में मनाया जाता है। आई होप दिस इज द सेकेंड डे which celebrated all around the world for the same date, that is 20 आज ना डेट क्या है बेटा? आज 21 जून योग दिवस। म्यूजिक डे भी है आज। हाँ ये भी है। और मेडिकल एग्जाम में तो योग दिवस आ सकता है, जैसे एड्स डे है 1 दिसंबर, 5 जून पर्यावरण दिवस। बहुत सारे ऐसे डेज हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, तो नो आइडिया सिमरन हु इज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ना? लिख लीजिए अलेक्स जेफरी, ALEC। ये देखिए प्रीति ढूंढ के ले आई आंसर। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन प्रीति। अलेक्स जेफरी लिख लीजिए। अलेक्स जेफरी नोन एज फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फिर नेक्स्ट टाइम लिखेंगे डॉक्टर लालजी सिंह। डॉक्टर लालजी सिंह बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट हैं। अभी ये जिंदा हैं। CCMB, सेंटर ऑफ सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद, इसके चीफ हैं, ये हेड हैं, है ना। डॉक्टर लालजी सिंह इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। लिख लिया? तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग। आज के क्लास में कहीं कोई अगर डाउट है तो आप पूछ लीजिए फटाफट, फिर हम इसकी आज की क्लास एंड करेंगे। तो एक बार चेक कर लीजिए एनीथिंग इफ यू नीड टू नो एंड यू फील कि इट नीड टू बी रिपीटेड। वैसे तो हम फिर अगले टाइम में करते ही करते हैं, आपका ख्याल पूरा रखने की प्रयास करते हैं। आगे आई डोंट नो वेदर आई एम 100% अप टू योर डिजायर और नॉट, लेकिन कोशिश मेरी पूरी है कि आप सभी की समस्याओं को मैं अच्छे ढंग से सॉल्व करूं, शॉर्ट आउट करूं, ताकि आप हमारा नाम लें। कल को जब आपका भविष्य स्वर्णिम हो तो आप राहुल सर, साइंटिफिक सर को याद रखें। कोई डाउट है किसी को तो पूछिए, आज कुछ गर्मी भी ज्यादा है। कोई डाउट नहीं? आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। सिमरन का सवाल, वाई क्रोमोसोम में कितने जीन? 231। वाई क्रोमोसोम इज द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम भी है। कैरियोटाइपिंग में आप पढ़ेंगे, कैरियोटाइपिंग में इसका साइज सबसे छोटा होता है। Out of all 46 chromosome, it is the smallest chromosome, and that's why it consists of the least number of gene, that is 231.
2968 chromosome number 1 and the least number is 231. Is it clear to everyone? 231 genes are present on Y chromosome, which is the least number of gene, and chromosome number 1, which consists of 2968 genes. Is it okay to everybody? So फिर क्लास एंड करें? HGP कंप्लीट हो गया। हाँ जी बिल्कुल, HGP कंप्लीट। कुछ लग रहा है डाउट? क्या कुछ छूटा है? देख लीजिएगा, कुछ छूटा होगा अगले टाइम में डिस्कस कर लेंगे, इसमें क्या है। वैसे मेरे समझ से कंप्लीट हो गया, जो भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड चीजें थी, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड एवरी पार्ट ऑफ दैट। इफ यू फाउंड समथिंग स्टिल नीड टू बी डिस्कस्ड, तो बिना किसी परेशानी के यू मे आस्क, सो डोंट वरी। हाँ EST बेटा हम लोग इसमें देखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। EST जो है हमारा, वो हम लोग एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग, ये हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। ठीक है, तो क्लास एंड करें, शब्बा खैर करें, गुड इवनिंग करें, जैसा आप बताएं, या अभी भी और पढ़ने का मन हो रहा है? आई होप इट इज ऑल ऑफ टूडेज क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। गुड इवनिंग, टेक केयर, बी सेफ। पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को तो समझना थोड़ा आसान हो जाता है। आप अगर आपने अगर ध्यान दिया हो कि जो टॉपिक आप पहले से पढ़े होते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि बेटा अगले टर्म में हम ये डिस्कस करने वाले हैं, और इसलिए मैं आजकल यही करता हूं, मैं आपको पहले ही मेंशन कर देता हूं कि बेटा ये लिख लो। ठीक है, अब लिख लेने से क्या होगा कि आपको याद रहेगा, तो थोड़ा बहुत आप पढ़ लेंगे कि अगले टर्म में मुझे अगर नहीं याद है तो आप मुझे रिमाइंडर भी दे देंगे कि सर आपने ये लिखवाया था, यहां से शुरू करना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, शुभ रात्रि, गुड इवनिंग, गुड नाइट, शब्बा खैर, वड़क्कम।